अगर इस देश का प्रधानमंत्री, तो मणिपुर जैसे घटना पे और सैनिक के संवेदनशील घटना पे इस ढंग से कि इनको दिया और वापस ले लिया, तो मैं तो छोड़ देता सत्ता, मैं सुसाइड भी कर लेता। आखिर क्या करता भाई। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पर देश के सेना के जवान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं, सांसदों को भी, विधायकों को भी, पार्षदों को भी अपनी मांग को लेकर पत्र लिखा है, लेकिन संसद सत्र में इनकी मांगों को सुनने वाला कोई नहीं है। इनकी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा, आज इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और पूरे विस्तार से इनसे जानेंगे। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, एक सवाल मन में उठता है, ये किस तरह का लोकतंत्र है जहां लोग अपनी मांगों को लेकर आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन सरकार जिन्हें उन्होंने चुना है वो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, सरकार नहीं सुन रही है। इसके पीछे सरकार को कहीं न कहीं अब हमसे खतरा नज़र आ रहा है। चूँकि 2019 में जब सरकार सत्ता में आई थी, उस समय भी ये सरकार यही कह रही थी कि जवान और किसान के बदौलत ये 303 के आंकड़ा पे पहुँचे, जिसके वजह से आज ये सत्ता नहीं चला रहे हैं, आज ये तानाशाही कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकल भाषा में डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स कहते हैं। जो भारत का फॉर्मेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्रैश कर रहा है, क्योंकि ये अब भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका पंगु हो चुकी है। नहीं तो ये बताइए, संसद से 200 मीटर की दूरी पे 155 दिन से देश के सैनिक हड़ताल पे बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं, और उस देश की सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सुनने को तो छोड़िए, कल 154वां दिन था, कल हमारा एक बड़ा कॉल था आर पार का, और कल देश के लगभग 1 लाख से अधिक पूर्व सैनिक यहाँ आए थे, इतने ज़्यादा थे, लेकिन नेशनल मीडिया एक भी नहीं आई। मैं आप जैसे सोशल मीडिया के साथी बंधु, पोर्टल मीडिया के साथी पत्रकार बंधु के माध्यम से जो नेशनल मीडिया है उनको वार्न करना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं अजीत अंजुम और रवीश कुमार को बताना चाहता हूं कि कौन कौन से मुद्दा आप खोज करके डिस्प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो इतने दिन से बैठे हैं और कोई हमारी गलत मांग नहीं है। चूँकि 1 रैंक 1 पेंशन माननीय केंद्र सरकार ने दिया था, जिसको ओरोप 2 में इन्होंने वापस ले लिया, दूसरे को दे दिया। आखिर क्यों? अगर सरकार नहीं हमारी सुनती है तो हम सरकार के लिए एक अगला कदम कुछ और उठाएंगे। ये कल का कदम बहुत बढ़िया था, सराहनीय था। हम यहाँ सुनते हैं अक्सर कि यहाँ का एक एक मिनट का खबर हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं, तो यहाँ जो पुलिस अफसर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनका काम है, क्या वो उन्होंने सरकार को ये सूचना नहीं दी होगी? देखिए, जब कल हम संसद भवन मार्च किए थे तो जितने भी एसपी वगैरह सब आए थे, यहाँ पर ज़बरदस्ती बल प्रयोग करके रोका गया, हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहाँ का सारा मुद्दा इंटेलिजेंस इनपुट और अपने द्वारा हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब रही बात कि वो उसको फाड़ करके कचरे की टोकरी में डाल देते हैं या क्या करते हैं, ये वो जाने। और मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने चरणबद्ध तरीके से हर स्टेज, तहसीलदार से लेकर के माननीय महामहिम राष्ट्रपति तक इस चीज़ की सूचना दे चुका है, रिटर्न में स्पीड पोस्ट करके, सब कुछ करके। अब सिर्फ मुंह नोचना बाकी है सांसदों का, और सांसदों का मुंह नोचा जाएगा। बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि फलाने कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद को वहाँ के पूर्व सैनिकों ने घेर लिया, उनके वहाँ के पूर्व सैनिकों ने उनको बंधक बना लिया। क्यों? हम उनसे जवाब मांगेंगे। हमने उनको आमने सामने जाकर के पत्र दिया था, ज्ञापन दिया था कि केंद्र सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और सभी सांसदों को दिया था। अब भी मैं आपके माध्यम से उन निकम्मे सांसद को पूछना चाहता हूं जो इस लोकतंत्र की दुहाई दे करके 5 साल के लिए रोजगार में बैठते हैं और बाकी जनता को बेरोजगार कर देते हैं। उस निकम्मे सांसद को पूछता हूं, और इसलिए पूछता हूं, क्या इस मुद्दे को मानसून सत्र में भी नहीं उठा सकते? तो कहीं न कहीं इसमें अपोजिशन भी और जितने सांसद हैं सभी अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं कि मैं जब सत्ता में आऊँगा, मुझे जब अगेन आप 2024 में जिताएंगे, तब हम आपकी मांग को रखेंगे। और इसीलिए मैं ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदे सांसद को अपना मंच शेयर करने नहीं दिया। पूर्व सैनिकों ने इनको अपने मंच पे नहीं बुलाया, किसी भी पार्टी को नहीं।
जिस देश का सैनिक सड़क पे आ गया, वो भी सत्तासीन आदमी दूसरे देश में जाकर के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मैं भारतीय गणराज्य का पीएम हूं। अरे दूसरे देश के पार्लियामेंट में भारत की थू थू हो रही है मणिपुर की घटना पे। हमारे सैनिक के पत्नी को नंगा करके घुमाया गया, शर्म आती है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वहाँ के सांसद, वहाँ के सत्तासीन को तो सुसाइड कर लेना चाहिए मेरे समझ से। मैं होता अगर इस देश का प्रधानमंत्री तो मणिपुर जैसे घटना पे और सैनिक के संवेदनशील घटना पे इस ढंग से कि इनको दिया और वापस ले लिया तो मैं तो छोड़ देता सत्ता, मैं सुसाइड भी कर लेता। आखिर क्या करता भाई, जब नारी नहीं, सृष्टि की आधार नहीं, नारी नहीं तो हम नहीं, और उसके साथ ही इस ढंग का बर्ताव। और इस देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, लानत है। बयान तो दिया उन्होंने, क्या दिया है बयान? निंदा की है। अरे निंदा तो कौन नहीं करता है, निंदा तो जो देखा होगा नंगा घूमते हुए वो भी अपना आंख झेप लिया तो उसको निंदा ही कहते हैं। आखिर क्या किया आपने? सर एक बात बताइए, बड़ा दिलचस्प बात है कि हमारे देश का दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम देख रहे हैं कि 155 दिन हो गया आप लोगों को बैठे हुए। यहाँ और लोग भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी वार्ताओं को सुनने को तैयार नहीं है, कोई वार्ता भी नहीं हो रही है। अभी आप लोग खुद डिमांड कर रहे हो कि 3 जजों की एक कमेटी बनाई जाए जहाँ हमारी सुनवाई हो, तो फिर इस लोकतंत्र के अंदर संसद किस लिए बने हैं, न्यायालय किस लिए बना है, हमें डिमांड करना पड़ा इस छोटी छोटी बातों के लिए। देखिए, संसद बना किस लिए और सांसद बने किस लिए, मैं एक लाइन में आपको कह देता हूं। सांसद इसलिए बने हैं कि उनको हमने जिता दिया, उनको हमने एक रोजगार दिया 5 साल का। चूंकि 5 साल में ही आपको पता है जिस दिन कसम खा लिए जीतने के बाद उनका पेंशन फिक्स, जिंदगी भर उनको फुल पेंशन मिलेगा, बाकी कर्मचारी का पेंशन ये डकार गए, किसी को पेंशन नहीं है। सेना को एक पेंशन था, उसको भी अग्निवीर ला करके उसको भी खा गए। यानी कि हम देश की आम जनमानस ने इनको जिता करके 5 साल के लिए रोजगार दिया, लेकिन ये जीतने के बाद जब संसद में जाते हैं तो ये हम लोगों को बेरोजगार कर देते हैं। आज हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं, ये इनका काम रह गया। संसद का काम ये रह गया कि युवाओं को कैसे बेरोजगार करना है। ये हिटलर का मुर्गा वाला कहानी आप लोग जानते होंगे ना, मुर्गा का पंख नोच नोच करके हिटलर दरबार में फेंक दिया और बाद में मुर्गा को फेंक करके जेब से एक एक दाना डाला, वो मुर्गा फिर उसके पीछे चल दिया। तो देश की जनता को इस कदर ये लोग लाचार कर देते हैं पेट्रोल और डीजल की दुहाई दे करके कि पेट्रोल 74 रुपये चाहिए कि 34 रुपये चाहिए। आज कहाँ देश है? आज गैस सिलेंडर देख लीजिए, 380 रुपये था, 150 सब्सिडी भी आता था, आज 72 रुपया सब्सिडी, 1150-1200 रुपया गैस सिलेंडर का दाम। आखिर कहाँ जा रहा है देश? ये 2000 रुपया आप दे रहे हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं किसान लोग, कुछ लोग जो 2-2 हज़ार रुपया का 3 गो किस्त लेकर के अपने आप को खुद समझते हैं। 5 किलो अनाज दे करके देश को तो लाचार कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मुद्दा आपने उठा लिया कि इस देश में चुनाव में 1, 2, 3 या 10 लोग जो खड़े होते हैं वो किसी ना किसी पार्टी के द्वारा चयनित होते हैं, उसे जनता नहीं चुनती है। उनमें से कोई एक व्यक्ति जिसका प्रचार बहुत अच्छा हो, जैसा आपने कहा कि पैसा खर्च होता है, जिसका प्रचार होता है जनता उसको चुन लेती है, फिर जनता के पास तो कोई विकल्प नहीं होता ना सर। कोई विकल्प नहीं होता, उसी का परिणाम बेरोजगारी है, उसी का परिणाम कुशासन है, उसी का परिणाम भ्रष्टाचार है। बोला डिजिटल इंडिया हो जाएगा, मोदी जी ने कहा था भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। यहाँ को फ़ोन कर देता है, बोला अरे मेरे वो अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें पैसा डाल देना 200 रुपया, कल ही बनवा देते हैं तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट। ये है हमारा देश, ये है हमारा कंडीशन। और देश की राजनीति को धर्म से उठ करके, जाति से उठ करके, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम लेके चलेंगे तभी देश सोने की चिड़िया हो सकती है, तभी देश विश्वगुरु बन सकता है। नहीं तो जाति पाति धर्म और इस ढंग से बहका करके आप देश में सुशासन नहीं ला सकते, देश को रोजगार युक्त नहीं कर सकते, देश को आप जो विश्वगुरु बनाने का सपना रखे हैं वो नहीं हो सकता। शुक्रिया सर। एक बात समझनी है, ये सर ने बिल्कुल सही उठाया कि आज कहा जरूर जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है, जहां सरकार को चुनने का अधिकार है। लेकिन हमने चुनाव में देखा है कि बड़े बड़े कैपिटलिस्टों के द्वारा बड़ी बड़ी पार्टियों को डोनेशन मिलता है, उस डोनेशन का इस्तेमाल करके मीडिया, सोशल मीडिया और बड़े बड़े होर्डिंगों के जरिए पूरा माइंड को एक्सचेंज किया जाता है और लोगों के असली जो एजेंडे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार की सुविधा या अपने इलाके की तमाम सुविधाओं को उससे पूरा डाइवर्ट किया जाता है। किसी न किसी एक व्यक्ति को दोषी
करार दे दिया जाता है या किसी न किसी एक व्यक्ति को भगवान बना दिया जाता है। ये सब होता है पैसों के बल पर जो बड़े बड़े कारपोरेट देते हैं। और ये साफ समझ में आता है कि जो चुनाव जो प्रक्रिया है हमारे देश की, उसके अंदर जनता को चयन करने का, उम्मीदवार को चयन करने का अधिकार नहीं है। दूसरा है कि जनता जिसको चुनती है उससे सवाल करने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने उन 5 सालों में क्या किया। 5 साल बाद उसको सुनने का अधिकार जरूर है कि उसको चेंज कर दे, लेकिन उन 5 सालों के अंदर वो क्या कर रहा है वो पूछने का अधिकार नहीं है। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने वादों के अनुसार काम नहीं करता है तो जनता पे कोई विकल्प नहीं है कि उसकी कुर्सी छीन ले। यहाँ तक कि जनता के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जहाँ जनता अपने अनुसार कानून बना पाए या कोई कानून जो उसके खिलाफ हो उसको रद्द करवा पाए। इसीलिए जंतर मंतर का ये जो पंडाल है, यहाँ पर जो लोग बैठते हैं हजारों की संख्या पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं इस उम्मीद से कि उनकी मांग पूरी होगी, लेकिन जब सत्ता में जो जाता है वो वहाँ पर बदल जाता है, क्योंकि उसको सत्ता का एक लालच भर जाता है और वो उस लालच के चलते वो बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के हितों में वो पूरा काम करता है और अपने मतदाता है उनसे वो दूर होता चला जाता है। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।